सो गाइस, आज हम बात करेंगे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए जो वैकेंसीज निकाली हैं उसके एग्जाम के बारे में। तो देयर आर टोटल 15 वैकेंसीज जो टीएचडीसी ने जारी करी हैं। और अगर फॉर्म फिलिंग की बात करें तो 14 मार्च 2025 से पहले आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए टीएचडीसी की वेबसाइट पे जाके। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा उसके बारे में। एंड ऑल्सो ह्यूमन पेरिटस के साथ कैसे आप इस कोर्स में इस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जो है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और काफी अच्छा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। हम लोग पीएसयूज के लिए जो एचआर के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हम लोग कई समय से तैयारी करा रहे हैं। वी हैव द फेयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज नोटिफिकेशंस। तो उसके बेसिस पे ये काफी ही अच्छा और डिटेल में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वैकेंसीज की बात करें, जो हमारे मतलब की वैकेंसीज है वो है आपकी एग्जीक्यूटिव एचआर इन E2 ग्रेड, और देयर आर टोटल 15 वैकेंसीज। ठीक है, इन वैकेंसीज का जो सब कैटेगराइजेशन है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कास्ट वो भी आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में जब हम जाते हैं यहां पर पॉइंट नंबर जो 7 है, ठीक है, पेज नंबर 7 में पॉइंट नंबर 7 जो है यहाँ पे काफी ही अच्छे से डिटेल में इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी है। इसी कॉलम में आपको पता चल रहा है देयर आर टोटल 3 डिफरेंट फैक्टर्स व्हेन वी टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी। पहला इसेंशियल क्वालिफिकेशन, दूसरा मिनिमम एक्सपीरियंस, एंड तीसरा एज लिमिट। ठीक है, तो अच्छे से डिटेल में इन्होंने यहां पे ये लिखा हुआ है। हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस जो डिस्क्लेमर मैं यहां पे दे दूं कि फुल टाइम रेगुलर एमबीए, ठीक है, अगर आपने किया है, ठीक है, अगर एमबीए भी मैं हटा दूं, अगर आपने फुल टाइम रेगुलर डिग्री की है तो ही आप एलिजिबल होंगे इस एग्जाम के लिए। अगर आपने पार्ट टाइम या फिर आपने ऑनलाइन किया हो डिग्री तो इसके लिए आप मान्य नहीं है। ठीक है, क्लियरली टीएचडीसी ने इस चीज को मेंशन कर दिया है। अब आते हैं कि जो डिग्रीज हैं उनको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। तो गाइस सबसे पहले एमबीए की बात करते हैं कि अगर आपने एमबीए किया है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन जो है, आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो पर्सोनल मैनेजमेंट हो, ठीक है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, या फिर HRM हो। ठीक है, यहां पे एक और डिस्क्लेमर क्या दिया है कि पर्सोनल मैनेजमेंट में आपका जो एचआर है वो मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यूजुअली एमबीए में जब स्पेशलाइजेशन की मांग होती है तो हमेशा जो पीएसयूज का जो तरीका देखा गया है वो यही है कि एक तो माइनर एलिजिबल नहीं होते हैं, जो मेजर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, और जो ड्यूअल डिग्री वाले होते हैं उन्हें सर्टिफाइड कराना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी से कि ये माइनर कोर्स नहीं है। ठीक है, फुल टाइम रेगुलर हमने पहली बात कर दी है, हम ऑनलाइन और पार्ट टाइम को हम पहले ही हटा चुके हैं। दूसरा आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी पर्सोनल मैनेजमेंट में, या फिर आईआर में, या फिर लेबर वेलफेयर में। ठीक है, सो ये है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तीसरे क्राइटेरिया की बात करें वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किस में चाहिए? पर्सोनल मैनेजमेंट एंड आईआर में चाहिए, या फिर आपका लेबर वेलफेयर में चाहिए। अब गाइस डिप्लोमा जो है वो 2 साल का भी होता है, वो 1 साल का भी होता है। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 2 इयर्स डिप्लोमा ही एलिजिबल है, 1 ईयर डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा क्राइटेरिया दिया है वो है आपका मास्टर्स इन किसमें? सोशल वर्क में, दूसरा लेबर वेलफेयर में,
तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस पॉइंट को नोट करिए कि सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर दोनों अलग अलग डिग्रीज होती हैं, और यहां पर सोशल वर्क की वो बात कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज इन अकॉर्डेंस जो हमें नोटिफिकेशन से मिला। और सभी में अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो आपको मिनिमम 60% जो है आपको लेके आने होंगे। ठीक है, मिनिमम 60% जो है आपको लेके आने होंगे। अच्छा, ये सोशल वर्क मैंने लेबर वेलफेयर गलत लिख दिया गाइस। ये है आपका MHROD कोर्स, जो एक ही कॉलेज कराता है बेसिकली, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। अब उसका नाम भी बदल के MBHR हो गया है। ठीक है, तो ये है आपका पहला फैक्टर एलिजिबिलिटी में। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, जिसमें हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। एक और छोटा सा एस्पेक्ट क्या है इसका, कि वो क्या कहता है कि डिजायरेबल जो है वो आपका डिग्री इन LLB मांगता है। पर गाइस डिजायरेबल का जो है सीधा सीधा जो है क्राइटेरिया, सीधा सीधा डिजायरेबल इसेंशियल नहीं होता। अगर आपके पास डिग्री इन LLB नहीं है तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फैक्टर वन। फैक्टर टू की बात करें, फैक्टर टू है आपका एक्सपीरियंस। तो मिनिमम मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन बोथ प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए इन दोनों में से कहीं पर भी। ठीक है, प्राइवेट में काम करें चाहे गवर्नमेंट के साथ काम करें, दोनों में ही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। हाँ, ठीक है। तीसरा आपका क्राइटेरिया है एज का। तो गाइस एज जो है आपकी, एज जो है डेट इज अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स फॉर द अनरिजर्व्ड। ठीक है, और 30 ईयर्स की डेट कहां से है, एज ऑन 12 फरवरी 2025 से। ठीक है, 12 फरवरी 2025 से 30 साल की अपर एज लिमिट है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 11 फरवरी को 30 साल के हो गए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट जो हमें नोटिफिकेशन हमें बताता है। और यहां पे जाके आप इन सब चीजों को देख लीजिएगा एक बार फिर से कि आखिर क्या क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, अगली चीज पे आते हैं। अगली चीज है आपका एग्जाम का जो है सिलेक्शन प्रोसेस, उसकी बात करते हैं। तो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस को दो भागों में बांटा गया है। अगर आपके अगर स्क्रूटनी में नंबर ऑफ कैंडिडेट 50 से कम है तो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, जिसमें इंटरव्यू में आपको जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50 लाना पड़ेगा, 50% लाना पड़ेगा। ठीक है, 50% लाना पड़ेगा। और अगर नहीं और वेटेज जो है वो पूरा ही इसका हो जाएगा, जिस केस में डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। बट गाइस 50 इज अ वेरी लेस नंबर, एंड इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज मोर देन 50, उस केस में देयर विल बी अ रिटन स्लैश कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, जिसकी डिटेल्स आपको यहां पे आराम से मिल जाएंगी। हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं उस केस में जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, 50 से ज्यादा थे। ठीक है, तो गाइस इस केस में देयर विल बी अ रिटन टेस्ट एंड देयर विल बी एन इंटरव्यू। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसकी हम डिटेल्स को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देयर विल बी 150 क्वेश्चंस। ठीक है, 150 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो 150 मार्क्स हो जाएंगे। टाइम आपको 2.5 आवर्स का मिलेगा इन टोटल। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -1/4। ठीक है, यानी हर एक सवाल पे अगर आपने गलत टिक किया तो -0.25 जो है मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको 150 हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट का ही टाइम जो है दिया गया है। ठीक है, अब जो 150 क्वेश्चन है इसके ब्रेकेजेस देख लेते हैं। तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपके 15 MCQs आएंगे, पार्ट 2 में आपके 15 MCQs आएंगे, और पार्ट 3 में आपके 120 MCQs आएंगे। ठीक है, जो पार्ट 1 है आपका वो है आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। पार्ट 2 जो है आपका वो है रीजनिंग से रिलेटेड। और पार्ट 2 है आपका HR डोमेन यानी कि आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड। ठीक है, इस तरीके से रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट में भी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। वो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है,
वो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 50%, यानी कि दिस विल बी 75 मार्क्स आपको लाने ही होंगे इफ यू वांट टू बी कंसीडर्ड इवन। ठीक है। उसके बाद अगर लेवल 2 में जो है वो इंटरव्यू है, और उसके बात करें तो वेटेज की यहां पे बात कर लेते हैं। तो दोनों में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसका वेटेज कितना क्या होगा। तो गाइस आपका जो जो आपका रिटर्न है इसका वेटेज है 75%, और जो आपका इंटरव्यू है इसका वेटेज है आपका 25%। ठीक है। इंटरव्यू के मार्क्स की बात करूं तो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो आपके 50 मार्क्स हैं। तो इन टोटल आपका जो है वो आ जाएगा 200, और इसमें भी आपको जो 50% है, टोटल मेरिट के लिए कितना आ जाएगा 200 मार्क्स, और इसमें से भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका वो 50% से ज्यादा होना चाहिए इफ यू वांट टू बी कंसीडर्ड। ठीक है। तो बिल्कुल यहां पे ये समझना है कि पढ़ने के लिए तीन ही टॉपिक हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एचआर, डोमेन, और उसके जो सवाल का ब्रेकेजेस है वो काफी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है। तो गाइस 14 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। ठीक है। 14 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है, एंड वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। नाउ ह्यूमन पेरिटस कैसे आपको इस एग्जाम की तैयारी कराएगा, उसके लिए आपको ह्यूमन पेरिटस के होम पेज पे जाना है। यहाँ पे आपको टीएचडीसी का एग्जाम का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको जो है हम कैसे आपको इस एग्जाम की तैयारी कराएंगे उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। और गाइस इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि आप इन डिटेल्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हम काफी ही डिटेल में जो है सभी चीजों को डालते हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस कवरेज मिलेगा, यहाँ पे आपको हम पढ़ाई कैसे कराएंगे उसका आपको डिटेल मिलेगा, एंड एवरीथिंग। बाकी किसी और पर्टिकुलर क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके या फिर हमें व्हाट्सएप करके, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द फैकल्टी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन रिलेटेड डिस्कशन। ऑल द बेस्ट, डू लेट अस नो फॉर फर्दर क्वेरी।